Hello everyone. Ministry of Corporate Affairs ने 24 जुलाई 2020 which is yesterday को इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2020 पब्लिश कर दिए and these rules have amendments in 9 इंडेस 9 इंडेस में अमेंडमेंट इस कोरोना के चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करने का समय कहां से निकाल लिया. आई एम श्योर द मिनिस्ट्री हैज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू. So honestly, that is not the reason. In fact, honestly speaking, one of the reason of these amendment is also corona. तो कोविड-19 के कारण बहुत सारे लीज अग्रीमेंट्स में there were some rent concessions which were provided, and because of these rent concessions, definitely it was having an impact on the lease accounting of Ind AS 116. And that impact was primarily in terms of कि ये लीज कंसेशन जो कई सारे लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट्स को कोविड-19 के हुए इम्पैक्ट के कारण वॉलंटरली दे रहे हैं, उससे क्या लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग अप्लाई होगी, विच इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वेयर यू डी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज द ओल्ड एंड द न्यू लीज रिस्पेक्टिवली, या फिर हम इसे रीमेजरमेंट की तरह अकाउंट फॉर कर पाएंगे विच इज रिलेटिवली मोर सिंपल, या कोई और ट्रीटमेंट होगा. बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने मई 2020 में लीज कंसेशन ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड एक एग्जम्पशन दिया था, एक ऑप्शनल एग्जम्पशन कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप अगर चाहें तो एक सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं इंड AS 116 और IFRS 16 ऑन लीजेस में. Now we've also incorporated that same amendment in our Indian accounting standard by Indian Accounting Standard Rules 2020. So what we are going to discuss in this particular video is very briefly, broadly, एक हेलीकॉप्टर व्यू कि ये जो अमेंडमेंट्स किए हैं इन रूल्स के थ्रू, ये अमेंडमेंट्स टू व्हाट एक्सटेंट आर दे इफेक्टिंग, आर दे चेंजिंग समथिंग वेरी सब्सटैंशियली इन एनी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज 9 स्टैंडर्ड्स हैव गॉट अफेक्टेड. एंड सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कि हमारी पढ़ाई जारी रखें या सर कुछ पढ़ने से अभी रुक जाएं. इनफैक्ट अभी तो आप बता रहे हो कि अमेंडमेंट आ गया, अभी तो हमें पता ही नहीं पड़ा था. इनफैक्ट 2-4-5 दिन में हमारे आसपास बहुत सारे व्हाट्सएप मंडराने लग जाते, टेलीग्राम ग्रुप्स पर हलचल शुरू हो जाती, और ये सारी हलचल ये नहीं होती कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, हलचल ये होती कि कुछ अमेंड हो गया. और फिर अपन इधर उधर पता करते कि ये नवंबर में तो नहीं आ जाएगा, सर नवंबर की एग्जाम दिसंबर में हो गई, ऐसा मत बोलो, वहाँ तो नहीं आ जाएगा, इसका इम्प्लीकेशन कहाँ से आएगा. तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो वेरी क्विकली विथ यू सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट योर टाइम एनर्जी एफर्ट्स ऑन द राइट थिंग्स without getting too much worried about these particular amendments. I am not getting into the details of all the amendments. We'll have a separate amendment video altogether which I'll be discussing in detail all these particular amendments. And in these amendments, out of the 9 amendments which we talk about, business combination का amendment कुछ substantial है. हालांकि उससे आपकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए. इट इज जस्ट सर्टेन एडिशंस एंड रिफाइनमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज गोइंग टू चेंज A, your language in some answers, and B, independently you will have to practice a little few more questions actually on a particular aspect, but that's a very small portion of the standard. तो अपन देखें अगर ये सारे अमेंडमेंट्स को, तो आई कैन पर्टिकुलरली कैटेगराइज दीज अमेंडमेंट्स इनटू 4 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है. सेकंड लीज मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट और कोविड-19 के लीज कंसेशन के कारण अकाउंटिंग में जो चेंज आएगा उसका अमेंडमेंट. थर्ड अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ मटेरियल आइटम विच वाज गिवन इन इंड AS 1 and has been refined. I will not say amended or changed, it has been refined, because of which there are consequential amendments in 5 standards. And then hedge accounting से related there is one particular amendment जिसका relevance ये final के लिए आपके लिए बहुत limited है, just because hedge accounting as such इंडिया में optional है और आपके कोर्स में उसका बहुत ही limited application है. Till date न्यू कोर्स में ना तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ना इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है. अगस्त 17 के स्टडी मटेरियल में था, वो भी डिलीट कर दिया गया. So all said and done, very quickly and broadly talking about the amendments. Number 1, business combination में क्या amendment हुआ है. What happened actually, this goes back to 2014-15 जब IFRS 3 business combination आया. जब भी कोई नया IFRS आता है तो there is a post implementation review PIR, जिसमें फीडबैक लिया जाता है कि यार ये स्टैंडर्ड अप्लाई करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई. बिजनेस कॉम्बिनेशन में मेजर प्रॉब्लम विच अ लॉट ऑफ industries or corporates faced was actually with respect to the definition of business, which was very broad. तो business की definition में कहा था it is a set of activities and assets which can be conducted and managed
to generate a return for the investors in the form of dividends or any other income, or even could lead to cost savings. तो उसे एक बिजनेस कहा जाता था और उसमें कहते थे कि there used to be three factors: inputs, process and outputs. एंड आउटपुट होना ज़रूरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप जनरेट कर सकते हो तो भी माना जाएगा कि बिजनेस है, वेरी ब्रीफली। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि से फॉर एग्जांपल इस पूरी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंस इस डेफिनेशन का ये था कि अगर आप एक बिजनेस एक्वायर करते हो और एक ग्रुप ऑफ असेट एक्वायर करते हो तो दोनों की अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गुडविल का। It's like if I acquire a land and building for 200 crores और लैंड की वैल्यू से 100 करोड़ है, बिल्डिंग की 80 करोड़ है, तो भी मैं क्या करूंगा, मैं 20 करोड़ की गुडविल बुक नहीं करूंगा। आई विल रादर एलोकेट 200 करोड़ इन द रेशियो ऑफ 100:80 और 5:4 बिकॉज आई जस्ट एक्वायर्ड टू असेट्स टुगेदर। लेकिन अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग की जगह एक होटल बिल्डिंग होती, क्योंकि बहुत सारी होटलें बिकेगी अब, तो होटल बिल्डिंग अगर मैंने एक्वायर की होती तो हो सकता था कि ये मैंने एक रनिंग होटल एक्वायर करी है तो ये एक रनिंग बिजनेस है और बिजनेस है तो डेफिनेटली इन दैट केस आई वुड से 100 करोड़ की लैंड, 80 करोड़ की बिल्डिंग, 20 करोड़ गोज टू गुडविल अनलेस देयर आर एनी अदर आइडेंटिफाइबल एसेट्स इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड ऑब्वियसली अकाउंटिंग के साथ साथ डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती थी, क्योंकि डेफिनेशन बिजनेस की बड़ी ब्रॉड बेस थी और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर कोई चीज़ से आपकी कॉस्ट भी सेव हो रही है तो वो भी एक सेट ऑफ एक्टिविटी और असेट्स से कॉस्ट सेविंग हो रही है तो वो भी एक बिजनेस हो सकता है। तो इवेंचुअली ऐसा होगा नहीं, बिकॉज यू अ लॉट ऑफ टाइम टेक अ सेट ऑफ असेट्स एंड प्रोसेसेस बेसिकली टू सेव कॉस्ट, बट दैट डज नॉट रियली मीन्स इट इज एक्चुअली अ बिजनेस। इट्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर और बाइंग अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम समवेयर। In fact, more complications were coming into picture as in generally, say for example, आप समझिए कि मैंने किसी का YouTube चैनल एक्वायर कर लिया। Is this acquisition of an intangible asset only or acquisition of business? मैंने चैनल के साथ साथ जिसका वो चैनल था उसे भी ले लिया कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 साल तक वो चैनल को और आगे बढ़ाएगा। क्या फिर ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो गया? साथ में मैंने उसकी पूरी वर्कफोर्स भी ले ली, अब क्या ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस होगा? मैंने उस पूरे बंदे को एक्वायर कर लिया और मैंने बोला यूट्यूब का चैनल अभी भी तुम्हारा है, इंस्टाग्राम में उसका अकाउंट ही नहीं था, मैंने बोला अब तुम इंस्टाग्राम में नया मैं एक अपना पेज खोलूंगा जिसको तुम पूरा मैनेज करोगे और ये तुम्हारी टीम, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू सब मेरे काम आएगी। क्या ये एक्विजिशन ऑफ बिजनेस होगा? It's like I go to a clothes factory and buy it. Is it acquisition of business or is it acquisition just of a set of assets? रनिंग फैक्ट्री खरीदता जिसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और मैंने ब्रांड के साथ खरीद लिए, डेफिनेटली बिजनेस है, पर अभी अभी क्लोज हुई है, अब मैंने खरीदा है और मेरा इंटेंशन है उसे बेचने का, क्या ये बिजनेस होगा या नहीं होगा? Suppose for example factory had stock, it had a lot of things inside it and I've acquired it not for the purpose of running it but for the purpose of selling it altogether. Will my intention change the definition of business acquisition or asset acquisition? तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में इश्यूज आए एंड दैट इज व्हाई 2018 में IFRS 3 मेड एन अमेंडमेंट जिसको अब 24 जुलाई 2020 को इंडेस में एज इट इज अडॉप्ट किया गया। IFRS के amendments में there were a lot of examples also which were incorporated which the Indian body is not incorporated, but nevertheless अपन अपनी क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। There are some around 5 examples which they have incorporated in the business combination standard which is absolutely relevant in the Indian context as well. Not the ones which I just took, but yes, there are different examples to it. So what I'm saying is कि उन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन को रिफाइन किया है। इससे एज अ CA फाइनल स्टूडेंट क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जो पढ़ रहे हैं वो सब एज इट इज़ पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपके सामने नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनफैक्ट देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन आर मटेरियल स्ट्राइकर बुक में, बट देन नॉर्मली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है या नहीं है। बट डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन आते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है तो अकाउंटिंग कैसे होगी? बट दस बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट डेफिनेटली वी कैन हैव वन क्वेश्चन, विल दिस बी अ बिजनेस कॉम्बिनेशन? क्या इससे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आता है? हाँ, तो देर इज वन पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन विच कम्स इन बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ an optional exemption check which is given based on the concentration of assets, जिसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दैट इज इंडिपेंडेंट टू ऑल योर स्टडीज। तो आप जो पढ़ रहे हो जैसे पढ़ रहे हो ये उसके ओवर एंड अबाउ एडिशन होगा। बिजनेस की एक डेफिनेशन चेंज हो जाएगी जिसका रेफरेंस कभी देना पड़ा तो आपको बदल के देना पड़ेगा, विच इज वन मेजर अमेंडमेंट आई थिंक इन द ओल्ड इंडियज अमेंडमेंट रूल्स 2020। सेकेंड 116 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी रेंट कंसेशन स्पेसिफिकली कोविड-19 के कारण मिला है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, और कम मानेंगे कोविड-19 के कारण है, दे इलस्ट्रेट दोस पर्टिकुलर रीजंस एंड फैक्टर्स फॉर इट,
then in that particular case you are permitted not to apply modification lease accounting and apply the accounting which is applicable under Ind AS 116 leases if modification accounting नहीं लगती. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो जो लोग एएस फॉलो कर रहे हैं वो अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग एएस 19 के अनुसार करते रहेंगे. इट्स ओनली फॉर Ind AS. थर्ड अमेंडमेंट इज डेफिनेशन ऑफ मटेरियल. मटेरियल की डेफिनेशन में उन्होंने प्राइमरली क्या किया है, तो पहले जो मटेरियल की डेफिनेशन होती थी वो कहती थी समथिंग विच कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स. अब उन्होंने बोल दिया है कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स. क्या फर्क पड़ गया? ये वर्ड ऐड कर देने से रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आल्सो सीइंग द प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग. हो सकता है कोई चीज़ एक बहुत ही रेयर और एक बहुत ही ब्रॉड अजम्पशन के कारण हो सकता है मटेरियल हो जाए, बट हमें वो नहीं देखना है, हमें रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली देखना है कि क्या वो लगता है वाकई इंफॉर्मेशन किसी यूज़र के लिए मटेरियल होगी. किसी यूज़र एज इन विच यूज़र सर? सो देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली शेयर होल्डर्स आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Government is also the user of the financial statement. There could be some research bodies also which could be users of financial statement. So they have also defined key we are basically talking from the primary users of the financial statement who basically do not get information directly from the entity and hence they rely on the annual reports and the financial statements. तो उन्होंने material शब्द को refine किया है. तो आप जहाँ पे भी एग्जाम में सीए फाइनल के स्टूडेंट को रेफर करना होगा या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट को, तो उसको डेफिनेशन में एक हल्का सा चेंज करना होगा बिकॉज दैट डेफिनेशन हैज चेंज्ड नॉट सब्सटैंशियली बट यस it's a refinement in the definition, and they have basically also talked about something which is saying that any information which obscures any information could also result into a material event. So obscuring information के उन्होंने कुछ examples illustrations ऐड कर दिए. ये चेंज Ind AS 1 में हुआ है, लेकिन मटीरियल आइटम्स का रेफरेंस Ind AS 1 के रेफरेंस से अगर हम देखें तो देर आर अदर स्टैंडर्ड्स लाइक Ind AS 8 which talks about changes in accounting policies, estimates and errors. Then Ind AS 10 events after reporting date, 34 interim financial reporting, 37 contingent in fact provisions, contingent liabilities and contingent assets. तो क्योंकि इन सभी स्टैंडर्ड्स में मटेरियल का यूज हुआ है, रेफरेंस आया है, दैट इज वाई कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स इन सारे स्टैंडर्ड्स में हुए. तो 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ मटेरियल टर्म के कारण चेंज हुए. And after all of this, hedge accounting may they have included certain amendments because of which Ind AS 107 and 109 have got affected. But I think CF final के students के point of view से उसका बहुत ही limited सा relevance है, so I'm not getting into that. So the objective of this particular video is just to give you a very quick update and a very broad update in terms of what are these amendments. And definitely ये आपकी अपनी existing पढ़ाई को कहीं affect नहीं करेंगे. इसको आपको as an add-on पढ़ना होगा. These are not substantial. I'm still saying कि इससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. It's just that things will be a little more refined and smoother to decide in terms of the application of the standard. Detailed video we will follow. Definitely we'll also request or wait for the institute material on this so that we can accordingly incorporate these things there. And that is when we will discuss all these particular things. ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये वीडियो अगर आप लोग recently when it published अगर आप तब देख रहे हो तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाओ और वहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन ना दिखे. इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर अभी ये नोटिफिकेशन आया ही नहीं है. तो सर आपके पास कहाँ से आ गया? आई जस्ट बेसिकली रेफर्ड इट फ्रॉम द ऑफिशियल गेजेट. आप चाहो तो गेजेट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 24 जुलाई का आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा. 1.94 MB की फाइल है. इसे आप चाहो तो ओपन करके पढ़ने की कोशिश कर लेना, देख लेना. अगर कभी कुछ समझ में आ जाए तो बधाई ले लेना मेरी तरफ से. ये बेसिकली 24 पेजेस का आपका नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश मिला के, जिसमें यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. बट नेवरदलेस वी विल कम विद अ वीडियो एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. Objective of the video is just to give you a very quick update about it. If you want this particular notification, you can go to the site या फिर अपनी FAPS की वेबसाइट पे I'll put this up. You can download it from there. या टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो. Thank you.